मैं बार बार अपनी साली की वह वीडियो देख रहा था जो उस रात मैंने छुप कर बनाई थी, मगर जब भी मैं उस वीडियो को देखता तो मेरा दिल मचलने लगता। मेरा दिल बेकाबू हो जाता। आखिर करूं तो क्या करूं? कैसे अपनी साली को अपने काबू में करूं? कैसे अपनी ख्वाहिशों को उसके साथ पूरा करूं? बस यही सब सोच सोच कर मैं रोज मंसूबे बनाता रहता। फिर एक दिन मेरी बीवी 3 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पर चली गई, तो मैंने मौका पाकर रात को अपनी साली को अपने कमरे में बुलाया। सबसे पहले मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा। जब उसने बताया तो मैंने हिम्मत की और उससे बोला कि लाडो रानी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो उसने कहा, बोलो जीजू। तो मैंने कहा, लाडो रानी, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरे यह कहते ही वो तो एकदम से जैसे सकपका गई और हैरान भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, मगर फिर भी वह खामोशी से बैठी रही और उठकर कहीं भी नहीं गई। जिस वजह से मेरी हिम्मत थोड़ी और भी ज्यादा बढ़ गई, तो फिर मैं उसको अपनी बातों में बहलाकर समझाने की कोशिश करने लगा और वह खामोशी से बैठे नजरें झुकाए मेरी बातें सुनती रही। बातों बातों में एक बार फिर मैंने उससे वही सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा कि लाडो रानी, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में दिल की गहराई से सोचो। लाडो रानी, और अगर तुमको अपने आप से हाँ में जवाब मिल जाए तो आ जाना, और अगर नहीं मिले तो समझ लेना हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी यह बात सुनकर वह उठी और खामोशी से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। वह तो चली गई, मगर मेरे अंदर एक खौफ पैदा होने लगा। मेरे जहन में अब कई सवाल उठने लगे थे कि अगर वह ना आई और उसने यह सब बातें अपनी बहन को बता दी तो क्या होगा। अभी मैं यह सब बातें सोच ही रहा था और मुश्किल से 1 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर लाडो रानी सर झुकाई खड़ी थी। अचानक वह कांपते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, जीजू, मैंने बहुत सोचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह सुनकर मैं तो पागल हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले आया, मगर इस वक्त वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो मैंने उसको बेड पर बिठाया और बोला, लाडो रानी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर उसने अपने झुके हुए सर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजू, आपके कहने पर मैं आ तो गई हूँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी दीदी को कैसे पता चलेगा, इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं, और वैसे भी मैं बहुत अच्छा से काम करूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी ये बात ना सोचो कि तुम्हारी दीदी को या किसी और को पता चलेगा। मेरी इस बात पर वह काफी हद तक खुश हो गई। फिर मैं आगे बढ़ा और एक एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत है, मगर मेरी साली भी किसी से कम नहीं है। वह तो किसी हूर की तरह नाजुक थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी मेरी साली के साथ काफी ज्यादा घुल मिल के रहती है। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक रखता है। उनके खानदान की सारी लड़कियां बिल्कुल सुर्ख और सफेद हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 19 साल है, जबकि मेरी बीवी की 22 साल और मेरी अपनी उम्र 30 साल है। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर हूँ। उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर में कर दिया था, जहाँ ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले, क्योंकि यह दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर शहर के एक घर में शिफ्ट हो गया और कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने भी अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली। इस पर मैंने भी कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि मेरी कंपनी जाने के बाद वह सारा दिन घर में अकेली रहती थी। मेरी पत्नी का नाम मोहिनी है और मेरी साली का नाम लाडो रानी है। एक दिन जब मैं काम से खाली होकर घर आया, तो उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वह अपनी बहन लाडो रानी को यहाँ बुलवा रही है। उसके मायके में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस बात को लेकर लाडो रानी काफी डिस्टर्ब है। तो मैंने उसको खुशी खुशी इजाजत दे दी, और वैसे भी इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि लाडो रानी को नजदीक रखना तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ कुछ और तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था।
हालांकि मेरे दिल में उसके साथ कुछ अलग ही वक्त गुजारने की तमन्ना ख्वाहिश है। फिर कुछ दिन बाद लाडो रानी हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे अंदाजा तो नहीं हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, मेरी साली लाडो रानी आ गई। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था, मगर वह मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। लाडो रानी को रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी पत्नी उसको तकरीबन रोज घुमाने कहीं ना कहीं बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते ताकि लाडो रानी का दिल बहल जाए। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वजह क्या है जो लाडो रानी इतनी उदास और अपसेट है, तो मेरी पत्नी ने बताया कि पापा उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं, मगर वह किसी और लड़के को पसंद करती है, जबकि पापा इसके खिलाफ जाकर अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। लाडो रानी तो किसी और में दिलचस्पी रखती है। अब तो वह कभी भी अपने करीब नहीं आने देगी। हर दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मैं बस दूर दूर से ही देखकर अपनी साली को आंखें शेख लेता था, क्योंकि मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि वह सिर्फ उसी लड़के में दिलचस्पी रखती है जिससे वह प्यार करती है। और अगर मैंने कोई हरकत की तो हो सकता था कि वह इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन लेती और फिर इससे मेरी घरेलू जिंदगी भी तबाह हो सकती थी। यही वजह थी कि उसके इतने करीब होने के बावजूद भी मैं कुछ न कर सका। मगर एक रात मेरे सारे अंदाजे गलत साबित होने लगे। इस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक से मुझे बहुत पानी प्यास महसूस हुई, तो मैं उठा और कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने किचन की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचा तो मेरे कानों में लाडो रानी की बातें करने की आवाज आने लगी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि लाडो रानी इस वक्त किचन में किससे बातें कर रही है, तो मैं किचन के करीब जाकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। मगर जैसे ही मैंने दरवाजे पर कान लगाया तो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। फिर जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से खुद को सुकून देने में मसरूफ थी। इस वक्त वह इतनी बेखबर थी, उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसे छुपकर कोई देख रहा है। शायद वह अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और हो सकता था कि उनकी गुफ्तगू इस हद तक जा पहुंची हो कि वह अपने आप को न रोक सकी। यह सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर हैरत के साथ साथ मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि यह सब कुछ देखने के बाद तो मैं इसको अब आसानी से हासिल कर सकता था। फिर अचानक से मुझे किसी बात का ख्याल आया और मैं फौरन से दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अपना मोबाइल लेकर वापस किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, जहां वह अभी तक इसी काम में मसरूफ थी। मैंने फौरन से मोबाइल ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। अब मेरे हाथों में लाडो रानी की कमजोरी आ चुकी थी। फिर कुछ देर बाद मैं इसी तरह दबे पांव पानी पिए बगैर वापस अपने कमरे में आ गया, मगर अब मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात उन्हीं सोच में डूबा रहा और मुंड बनाता रहा कि अब किस तरह बात आगे बढ़ाई जाए जिससे वह आराम से मेरी बात मान ले। खैर, इसी सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। फिर मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी पत्नी नाश्ता बनाने में मसरूफ थी, मगर लाडो रानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि लाडो रानी अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी क्या? जिस पर मेरी पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं अभी तक क्यों सो रही है। हो सकता है शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूंगी, आप नाश्ता करके अपने ऑफिस जाओ, मुझे भी देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर में ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मगर ऑफिस में मेरा बिल्कुल भी दिल ना लगा और सारा दिन मैं मूड ही बनाता रहा। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और कुछ ना हो सका। मगर तीसरे दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो मेरी पत्नी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी थी। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा, उसको 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उसके लिए कहा, ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगे। तो उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही हैं। सारा इंतजाम स्कूल की तरफ से है, हमारी रिहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? उसने जवाब दिया, अकेले क्यों, लाडो रानी है ना आपके साथ।
और फिर मैं 2-3 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। जिस पर मैंने अपनी पत्नी से कहा, लाडो, रानी का तो यहाँ होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि वह तो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती तक नहीं है। और तुम कह रही हो कि लाडो रानी है ना तुम्हारे साथ। जिस पर मेरी पत्नी ने लाडो रानी की तरफ देखते हुए बोला, लाडो रानी, तुम अपने जीजू का ख्याल रखना और उनसे बातें वगैरह भी करती रहना, जिससे तुम्हारी उदासी भी जाती रहेगी। तो उसने अपनी बहन की तरफ देखा और हाँ, मैं सर हिला दिया। उधर मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए अपनी पत्नी को जाने की इजाजत दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे और अपने कमरे में चले गए। सुबह उठा तो मेरी पत्नी जाने के लिए तैयार हो रही थी और कुछ ही देर में वह स्कूल के लिए रवाना हो गई। उसको तीसरे दिन वापस आना था। अब मैं और लाडो रानी थे। मुझे भी अब ऑफिस जाना था, तो मैं भी तैयार होकर ना चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज तो कुछ ना कुछ करना है। ऑफिस में अपना प्लान तरतीब दिया और उस पर अमल करने का सोचा। मैं ऑफिस से शाम को वापस घर आया तो लाडो रानी के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर वह कह नहीं पा रही, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा था। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। फिर हम दोनों साथ खाना खाने लगे। लाडो रानी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाना खाने के दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा, मगर अब भी वह खामोश ही थी। खाना वगैरह से खाली होकर लाडो रानी तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाडो रानी से किस तरह बात शुरू करूं। फिर मैं मोबाइल निकालकर उसकी वह वीडियो देखने लगा जो मैंने उस रात को बनाई थी, जब वह किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैंने फौरन से मोबाइल बंद कर दिया और बोला, आ जाओ। दरवाज़ा खुला है तो वह अंदर आ गई और आकर खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। जब कुछ देर गुजर गई और वह कुछ न बोली, तो मैंने उससे पूछा कि लाडो रानी, क्या बात है, आज तुम। सर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजू, आपके कहने पर मैं आ तो गई हूँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी दीदी को कैसे पता चलेगा, इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं, और वैसे भी मैं बहुत संभल के काम करूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी यह बात ना सोचो कि तुम्हारी दीदी को या किसी और को इस बात का पता चलेगा। मेरी इस बात से वह काफी हद तक खुश हो गई। फिर मैं आगे बढ़ा और उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश आया और उसे अपने बिस्तर पर बिठा दिया। पहले तो सब काम मुझे ही करना पड़ा, मगर फिर कुछ देर बाद वह भी मेरा साथ देने लगी। करीब आधा घंटे बाद हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे और फिर इसी तरह पूरे 3 दिन तक बकायदा दिल से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं ऑफिस भी नहीं गया और मैंने सारा वक्त लाडो रानी के साथ ही गुजारा। अब लाडो रानी के अंदर से भी उदासी और मायूसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वह बहुत ज्यादा खुश थी। मगर जब तीसरे दिन मेरी पत्नी घर पहुंची तो वह लाडो रानी में इतना बड़ा बदलाव देखकर हैरान रह गई, मगर वह खुश भी बहुत हुई। अपनी बहन को खुश देखकर फिर जब हम तीनों रात को खाना खा रहे थे तो इसी दौरान मेरी पत्नी कहने लगी कि आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ 3 दिनों में ही मेरी बहन की सारी उदासी खत्म कर दी। जो काम मैं महीनों में नहीं कर पाई, वह काम आपने 3 दिन में ही कर दिया। जरा मुझे भी तो बताओ कि यह सब तुमने कैसे किया। तो मैं अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, यह राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, और वैसे भी यह बड़ी गहराई की बात है जो तुम नहीं समझ सकती। और यह कहकर मैं और लाडो रानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुरेश ने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद नींद ने डेरा डालना शुरू कर दिया। अभी पूरी आंख लगी भी नहीं थी कि अचानक सुरेश चौंक कर उठ बैठा। आंखें खोली तो देखा पलंग के पास कोई खड़ा है। कौन है? घबराहट में सुरेश के मुंह से निकला, मैं हूं अंकल। मैं कौन? अरे यार अंकल, रूपा हूं मैं, रूपा। तुम इस समय यहाँ क्या करने आई हो? सुरेश ने पूछा। अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही है, अपने कमरे में डर लग रहा है।
मैं अकेली वहां नहीं सो सकती। रूपा, पागल मत बनो, जाओ अपने कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं अंकल, डर लगता है, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। सुरेश अंकल के पास लेट गई। संदीप की सांसें एकाएक फूलने लगीं। वो पलंग पर एक कोने पर सरक गए। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने रूपा की तरफ देखकर कहा, प्लीज रूपा, ये गलत है। हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। कम से कम हम दोनों की उम्र का फर्क तो देखो। मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूं। रूपा ने भी करवट बदली और सुरेश से एकदम चिपक कर बोली, ओह प्लीज अंकल, मुझे बेकार की बातें मत समझाइए। आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूं। अब जमाना बदल गया है। जो भूख लगने पर भोजन नहीं करता वह पागल हो जाता है। प्लीज कहना। मानो बेटी, कल तुम्हारे पापा को मालूम होगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे अंकल, आप प्लीज डरिए मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो होता है हो जाने दीजिए ना। और वैसे भी जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जहां प्यार पनपता है वहां उम्र का हिसाब किताब नहीं देखा जाता। आजकल जमाना बदल गया है। अचानक उसने अपनी बंद मुट्ठी सुरेश की तरफ बढ़ा दी। सुरेश ने पूछा, यह क्या है? रूपा ने कहा, अंकल, यह आपकी दवा है जो आज सुबह मेडिकल शॉप से खरीदी थी। इतना कहते हुए उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें एक पैकेट था। यह देखकर सुरेश की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया कि वास्तव में जमाना बदल गया है। आखिर वह भी क्या करता? वो भी तो एक मर्द था ना। सुरेश ने नए जमाने के सामने अपने घुटने टेक दिए और अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रूपा को अपनी हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। सुरेश को अपने दोस्त सागर के पास लंदन आए हुए 1 महीना गुजर गया था। दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। इसी बीच सागर को दुबई में कुछ काम था, इसलिए वह अपनी बेटी रूपा को संदीप के पास छोड़कर 1 हफ्ते के लिए दुबई चला गया। अब रूपा और सुरेश घर पर बिल्कुल अकेले थे। तभी दोनों ने मन बनाया। बाहर घूमने का लंदन की चमचमाती सड़कों पर सरपट दौड़ती हुई गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही थी। सुरेश गाड़ी ड्राइविंग करते हिंदी फिल्म का एक गीत गुनगुनाने में मस्त थे। रूपा उनके पास वाली सीट पर चुपचाप बैठी तिरछी नजरों से अपने सुरेश अंकल को निहारे जा रही थी। गाड़ी जब शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार से गुजरने लगी तो रूपा ने एक चुभती नजर सुरेश पर डाली और बोली, अंकल, कहीं मेडिकल की शॉप नजर आए तो गाड़ी साइड में करके रोक देना, मुझे दवा लेनी है। सुरेश के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। सुरेश रूपा की तरफ देखकर बोले, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अंकल, तबीयत तो ठीक है। सुरेश ने पूछा, फिर दवा किस लिए लेनी है? रूपा ने कहा। आपके लिए, सुरेश ने पूछा। मेरे लिए क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम भला चंगा हूं। अरे अंकल, आप बड़े नादान हैं, आप नहीं समझोगे। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। मेडिकल स्टोर नजर आए तो वहां गाड़ी रोक देना, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। संदीप को बात समझ में नहीं आई तो चुप्पी साध ली और उनकी नजरें स्क्रीन विंडो से होकर बाजार लाइन के दोनों तरफ दौड़ने लगी। कुछ देर बाद एक मेडिकल शॉप नजर आई तो गाड़ी को साइड में ली और शॉप के आगे रोक दी। लो भाई, मेडिकल स्टोर आ गया है, जल्दी से दवा लेकर आ जाओ। रूपा ने फुर्ती से दरवाजा खोला और मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई। सुरेश गाड़ी में बैठे बैठे ही रूपा को देखते रहे। उसने क्या दवा ली वह चाहकर भी नहीं जान पाए। रूपा ने दवा को पर्स में डाला और पैसे देकर फौरन वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। वे सुरेश की तरफ देखकर बोली, अंकल, हो गया काम, अब घर चलिए। सुरेश को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी अगले ही पल हवा से बातें करने लगी। ड्राइविंग करते करते उन्होंने रूपा पर एक नजर डाली। न जाने क्यों आज उन्हें रूपा में एक बदलाव सा नजर आ रहा था। 1 महीने पहले जब वह लंदन आए थे तब की रूपा और आज की रूपा में जमीन आसमान का फर्क था। पिछले 3 दिनों में तो उसके हाव भाव एकदम बदल से गए थे। ये सब सोचते सोचते वह विचारों में खो गए। कल सुबह सुरेश जल्दबाजी में बाथरूम में घुसे तो उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई थी। वहां पर रूपा पहले से ही नहा रही थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। सुरेश फौरन बाहर आ गए। रूपा की पीठ दरवाजे की तरफ थी। शायद उसने सुरेश को नहीं देखा था। सुरेश की सांसें बहुत तेजी से चलने लगी थीं।
वह सोफे पर गिर पड़े और सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो रूपा को कुछ भी मालूम नहीं चला। मगर इसमें गलती तो रूपा की ही थी। रूपा को अंदर से दरवाजा बंद करना चाहिए था। उस घटना को गुजरे 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था, मगर सुरेश की आंखों में बाथरूम वाला नजारा बराबर घूम रहा था। यौन की दहलीज पर खड़ी रूपा के उस रूप ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उन्हें खुद से ज्यादा गुस्सा रूपा पर आ रहा था। उसने अंदर से दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? ये लापरवाही थी या जानबूझकर की गई करतूतें? नहीं, ये लापरवाही नहीं हो सकती। ये सब रूपा ने जानबूझकर किया था। अच्छा होगा कि इसका बाप सागर जल्दी से वापस आ जाए। इन विचारों को सोचते सोचते वह बचपन की यादों में खो गए। सुरेश और सागर बचपन के दोस्त थे। दोनों के घर आसपास ही थे। साथ ही खेलते कूदते बचपन गुजारा था। एक ही स्कूल में शिक्षा पाई, यूनिवर्सिटी में भी साथ ही दाखिला लिया। बाद में सागर ने सीए की परीक्षा पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य शुरू कर दिया और सुरेश ने अपने पिता का खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया। एक दिन अच्छा रिश्ता आया तो प्रभु दयाल जी ने अपने बेटे सागर का विवाह पूनम के साथ धूमधाम से कर दिया। सुरेश शादी के कामों में 1 महीने तक जुटा रहा। सागर के सभी सूट उसने अपनी पसंद से सिलवाए। बारातियों की लिस्ट बनाने से लेकर प्रीति भोज का मेन्यू तय करने तक में उसने प्रभु दयाल जी की मदद की। लोग भी कहने लगे कि सागर और सुरेश दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। कुछ समय बाद सुरेश की भी शादी हो गई। उसकी शादी में सागर तो आया था, मगर उसकी पत्नी पूनम नहीं आई थी। सुरेश को बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को खूब खरी खोटी सुनाई। सागर उस दिन कुछ भी नहीं बोला। सुरेश की हर बात को उसने सहजता से लिया और गृहस्थी बनने के बाद दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। कभी कभार दोनों दोस्त मिलते तो एक दूसरे से शिकवा शिकायत करने में ही समय गवा देते। सुरेश को कई बार लगा कि सागर की गृहस्थी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं दिनों खबर लगी कि सागर की पत्नी को लड़की पैदा हुई है। मिठाई और उपहार देकर सुरेश और उसकी पत्नी वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद एक दोस्त के द्वारा मालूम पड़ा कि सागर और पूनम की आपस में नहीं बनती। दोनों में रोज ही झगड़े होते रहते हैं। बेटे और बहू के झगड़ों से दुखी होकर प्रभु दयाल जी की एक दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो सागर और पूनम का मामला बिगड़ता ही चला गया। अपने दोस्त के घर के बुरे समाचारों के बाद सुरेश भी चिंतित हो उठा। एक दिन वह अपनी पत्नी निशा को लेकर सागर के घर गया। वहां दोनों को खूब समझाया। यहां सुरेश को पहली बार लगा कि सागर की पत्नी पूनम बहुत ही आक्रामक स्वभाव की थी। सागर ने तो उनकी बात को धैर्य के साथ सुना, मगर पूनम ने उन्हें 2 टूक शब्दों में कह दिया, देखिए सुरेश जी, आप अपने घर को संभाले। हमारे घर के मामलों में आपको पंचायत करने की जरूरत नहीं है। उस दिन सुरेश भारी मन के साथ वापस घर आया तो रो पड़ा था। आज उसके दोस्त का घर बिखरने पर है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि सागर और पूनम का तलाक हो गया और कोर्ट के आदेश से पूजा सागर को मिल गई थी। एक दिन सागर ने सुरेश और निशा को अपने घर बुला लिया और बताया कि वह पूजा को लेकर लंदन जा रहा है। वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। उसने सुरेश को अपने घर की चाबी देते हुए कहा कि मकान किराए पर उठा देना या जैसा तुम्हें उचित लगे करना। समय समय पर सफाई जरूर करवा देना। उस समय रूपा सिर्फ 7 साल की थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ रही। संदीप की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन निशा ने अपने पेट में दर्द होने की बात बताई। डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने जांच के बाद बताया कि उसके पेट में कैंसर है। बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। कैंसर ने ऐसी जड़ें जमाई कि निशा कभी ठीक ही नहीं हो पाई। सुरेश को घर का चिराग दिए बिना ही निशा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माता पिता का तो पहले ही देहांत हो चुका था। सुरेश दुनिया में अकेला हो गया। कभी कभी उसका मिलना अपने दोस्त सागर की पत्नी पूनम भाभी से हो जाता था। वह अपने की पर बहुत रोती थी। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। एक दिन सागर ने वीजा और हवाई जहाज का टिकट भेजकर सुरेश को लंदन बुला लिया। दोस्त के बुलावे पर वह 1 महीने पहले लंदन आया था। जब उसने लंदन की धरती पर पांव रखा तो सागर खुद गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आया था। सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में आंसू निकल आए थे। घर पहुंचे तो रूपा को देखकर सुरेश का मुंह खुला का खुला रह गया। 12 साल पहले जिस रूपा को उसने भारत से विदा किया था,
उसमें और इस रूपा में जमीन आसमान का फर्क था। आज तो वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही थी। उसके नैन नक्श बिल्कुल पूनम के जैसे थे। सागर और रूपा के साथ रहने से सुरेश में जीने की तमन्ना जाग उठी थी। उन दोनों के साथ रहते हुए 1 महीना कब बिता पता ही नहीं चला। 2 दिन पहले सागर को किसी जरूरी काम से दुबई जाना पड़ा। उसने रवाना होते समय सुरेश से कहा था, मैं 1 हफ्ते के बाद ही आ पाऊंगा। तब तक तुम्हें मेरी बेटी रूपा के साथ रहना होगा। तुम्हारी देखभाल के लिए रूपा से कह दिया है। कोई जरूरी काम हो तो मोबाइल पर बता देना। अचानक विचारों से बाहर निकलते ही सुरेश ने देखा कि बंगला आ गया है। उन्होंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दरवाजा खुला हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब सी नजरों से देखा। रूपा ने आश्चर्य से कहा, मैंने जाते वक्त ताला लगाया था, पीछे से यह दरवाजा किसने खोला? दोनों तेजी से दौड़ते हुए अंदर गए तो वहां के हालात देखकर भौचक्के रह गए। पूरे बंगले का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। रूपा ने सुरेश की तरफ देखकर कहा, लगता है चोरों ने यहाँ अपना हाथ दिखा दिया है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची। अधिकारी पूछताछ के बाद छानबीन में लग गए। लूटपाट की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वापस लौट गई। रूपा ने सुरेश की तरफ देखकर कहा, यार अंकल, यूं मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? यहाँ तो ये आम सी बात है। ये तो अच्छा हुआ हम दोनों घर पर नहीं थे, वरना लुटेरे हमें जान से मार भी सकते थे। मैं पापा को फोन करके बता देती हूँ यार। अंकल, आप चाय तो बनाकर पिला दीजिए ना। सुरेश रूपा की व्यवहार पर हैरान था। वह चुपचाप उठा और रसोई घर की तरफ चल दिया। रूपा ने मोबाइल फोन से घर में हुई लूटपाट की बात अपने पापा को बता दी। उसने यह भी बता दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। सुरेश अंकल और मैं, हम दोनों ही कुशल मंगल से हैं। सुरेश ने तब तक चाय बना ली। रात को दोनों ने मिलकर खाना बना लिया। खाना खाते समय दोनों चुपचाप रहे। खाना खाकर दोनों फ्री हुए तो सुरेश अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। टीवी चालू करके वह चैनल बदलने लगे। एक चैनल पर कोई संत कथा का वचन कर रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया कि चलो आज कथा का ही आनंद ले लिया जाए। इतने में रूपा दूध का गिलास लेकर आई। वह सुरेश अंकल को धार्मिक चैनल पर कथा सुनते देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। उसने दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए तिरछी नजरों से सुरेश की तरफ देखा और बोली, अरे वाह, कल आपको भी कथाओं का शौक है। रूपा की बात पर सुरेश की हंसी छूट गई। वो रूपा की तरफ देखे बगैर ही बोल पड़े, सब अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। अपने भारत में तो आजकल कथाकार की बाढ़ आई हुई है। इन कथाओं में धन बरस रहा है। धर्म के नाम पर ना तो लूटने वालों की कमी है और ना ही लुटाने वालों की। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर कथावाचक बन जाऊं। धन और शोहरत के साथ सुंदर सुंदर चेहरे वाली हसीनाओं के दर्शन का लाभ भी मिलता रहेगा। इस पर रूपा ने कहा, अरे अंकल, रहने भी दो। हसीनाओं को देखना आपको आता ही कहाँ है। हाँ, साधु बनकर माला फेरनी हो तो बात दूसरी है। सुरेश रूपा की बात सुनकर एकदम सन्न रह गए। वह समझ गए कि रूपा का मुंड आज बहुत ही रोमांटिक है। उसकी बातों में कुछ छुपा है। उन्होंने रूपा की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, यहाँ से रात काफी हो गई है। मैं सोना चाहता हूँ। तुम भी अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रूपा अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मुंड मस्त कर देने वाली मुस्कान थी। सुरेश ने दूध के गिलास की तरफ देखा। आज दूध पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। मन में विचार किया कि सागर जल्दी से वापस आ जाए। वह टीवी का स्विच बंद करके सो गए। कुछ देर बाद नींद ने डेरा डालना शुरू कर दिया। अभी पूरी आंख लगी भी नहीं थी कि अचानक सुरेश चौंक कर उठ बैठा। आंखें खुली तो देखा पलंग के पास कोई खड़ा है। सुरेश ने पूछा, कौन है? घबराहट में रूपा के मुंह से निकल गया, मैं हूं अंकल। मैं कौन? अरे यार अंकल, रूपा हूं। मैं इस समय यहां क्या करने आई हो? सुरेश ने पूछा। रूपा बोली, अंकल मुझे नींद नहीं आ रही है। अपने कमरे में डर लग रहा है। मैं अकेली वहां नहीं सो सकती। रूपा, पागल मत बनो। जाओ अपने कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं अंकल, डर लगता है। मैं तो यहीं पर सोऊंगी। रूपा समझा करो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही। अरे अंकल, इसीलिए तो यहां सोने आई हूं। इतना कहते ही रूपा सुरेश के पास लेट गई। सुरेश की सांसें एकाएक फूलने लगीं। वह पलंग पर एक कोने पर सरक गए। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने रूपा की तरफ देखकर कहा, प्लीज रूपा, यह गलत है।
हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। कम से कम हम दोनों की उम्र का फर्क तो देखो। मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ। रूपा ने भी करवट बदली और संदीप से एकदम चिपक कर बोली, ओ प्लीज अंकल, मुझे बेकार की बातें मत समझाइए। आपको समझ में नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। अब जमाना बदल गया है। जो भूख लगने पर भोजन नहीं करता वह पागल है। प्लीज कहना मानो बेटी, कल तुम्हारे पापा को मालूम होगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे अंकल, आप प्लीज डरिए मत। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो होता है हो जाने दीजिए, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जहाँ प्यार पनपता है वहाँ उम्र का हिसाब किताब नहीं देखा जाता। आजकल जमाना बदल गया है। प्यासी आत्मा तृप्त होगी तो उसका परिणाम मिलेगा, ये विचार नहीं, उपकार होगा। अचानक उसने अपनी बंद मुट्ठी सुरेश की तरफ बढ़ा दी। सुरेश ने पूछा, यह क्या है रूपा? तो रूपा ने कहा, अंकल, यही आपकी दवा है जो आज सुबह मेडिकल शॉप से खरीदी थी। इतना कहते हुए उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें एक पैकेट था। यह देखकर सुरेश की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया कि वास्तव में जमाना बदल गया है। आखिरकार वह भी क्या करता? वह भी तो एक मर्द ही था। सुरेश ने नए जमाने के सामने अपने घुटने टेक दिए और अगले ही पल सुरेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर वही हुआ जिसकी आप सभी कल्पना कर रहे हो। उस रात दोनों ने मिलकर सभी मर्यादाओं को एक तार में रख दिया और अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।